आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। तो अब इस वीडियो में हम जिस पॉइंट पर बात करने वाले हैं कि जब हम अपने संविधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो इसमें अलग अलग आर्टिकल्स हैं, अलग अलग अनुच्छेद हैं। तो उनमें स्वतंत्रता, न्याय, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक प्रावधान और इनसे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो इस वीडियो में हम उन आर्टिकल्स की या अनुच्छेद की हम बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहले जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं ना, तो हमें आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 में। और 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। और ये लागू कब हुआ, अप्लाई कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। और जब हम अपने संविधान की बात करते हैं तो उसमें मेन रूप से 395 आर्टिकल्स हैं और 8 शेड्यूल्स हैं। तो देखिए, अब आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नहीं, आज की डेट में तो 450 समथिंग आर्टिकल्स हैं और शेड्यूल 12 हैं। तो देखिए, जो हम आप 430 40 50 जो भी आर्टिकल्स आप कहेंगे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो मूल रूप से 395 आर्टिकल्स तब भी थे और अब भी थे। और जो हम आजकल बात की जाती है ना कि नहीं 450 आर्टिकल्स हैं, तो 450 395 के बाद ऐसा नहीं है कि 396 397 इस तरह से आर्टिकल बढ़ा। 395 के अंदर ही जो आर्टिकल्स थे उसी में और ऐड हुए। जैसे मान लो 21, ठीक है, तो 21A, तो एक और आर्टिकल ऐड हो गया। तो 395 से 396 नहीं हुआ, जो 395 आर्टिकल्स हैं इसी में से कुछ आर्टिकल में A B C इस तरह से बना दिया गया। तो इस तरह से आज के टाइम में हम देखें तो टोटल आर्टिकल जो है वो 450 समथिंग है, लेकिन मूल रूप से 395 आर्टिकल्स हैं। जो ऐड किया गया वो इसके अंदर ऐड किया गया। और शेड्यूल्स की जब हम बात करते हैं, अनुसूचियों की बात करते हैं, तो पहले 8 थी, अब कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। तो हमारे संविधान में मूल रूप से 395 आर्टिकल्स तब भी था और आज भी हैं। जो बढ़ता कम होता है तो वो इसी के अंदर जो आर्टिकल्स हैं उनमें A B C करके उसको बढ़ा दिया जाता है और उसी में से कम कर दिया जाता है। तो मूल रूप से जो आर्टिकल्स की अनुच्छेद की संख्या है 395 है। तो आई होप कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जब हम अपने संविधान के प्रियम्बल की बात करते हैं, उद्देशिका की बात करते हैं, तो इसको हमारे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। और इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है? हम भारतीय लोग, मतलब भारत में रहने वाले सभी लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसमें आप क्लियर देखेंगे कि यहाँ पर जस्टिस की भी बात की गई है, लिबर्टी की भी बात की गई है, इक्वालिटी की बात की गई है और फ्रेटर्निटी की भी बात की गई है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and to promote among them all। एंड फ्रेटर्निटी की बात करें तो assuring द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो यहाँ पर हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी, अंतरात्मा में भी मुख्य रूप से न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात की गई है और बंधुत्व की बात की गई है। तो अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। 395 जो आर्टिकल्स हैं, तो उनमें जस्टिस की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात की गई है और बंधुत्व की बात की गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो एक एक करके हम इन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ इक्वालिटी। तो जब हम समानता की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि हमारे संविधान द्वारा हमें कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो उनमें से एक राइट क्या है? राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। तो जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से लेकर और आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 14 से लेकर
अनुच्छेद 18 तक। ठीक है। तो द वर्ड इंप्लाइज द एंड ऑफ प्रिविलेजेस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट फॉर ऑल, कि इस शब्द का तात्पर्य क्या है? किसी को जो विशेषाधिकार है उसकी समाप्ति, और सभी को बिल्कुल समान अवसर देना, विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए, किसी के साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं करना। तो सबसे पहले जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, अनुच्छेद 14 की बात करते हैं, मतलब क्या है? कानून के समक्ष समानता, कानून के सामने हर कोई समान है। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 क्या कहता है? जाति, धर्म, लिंग, स्थान, जन्मस्थान, रंग, रूप आदि के आधार पर किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 क्या कहता है? राज्य के अधीन किसी भी पद पर, जैसे हम देखते हैं ना, यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, पीएससी के एग्जाम होते हैं, तो इस तरह का कोई भी एग्जाम होगा तो सभी लोगों को समान अवसर मिलेगा उस एग्जाम को देने के लिए, बशर्ते आप उसके क्राइटेरिया को आप पूरा करें। जैसे मान लो आप टीचिंग का एग्जाम दे रहे हो, तो आप एग्जाम तभी दे सकते हो ना जब आपने बीएड किया हो, आपने डीएलएड किया हो। तो जो एक क्राइटेरिया है उसको पूरा आप करो, फिर चाहे कोई किसी धर्म का है, किसी जाति का है, सबको समान अवसर मिलेगा, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। और इसके अलावा जो छुआछूत है, जो अनटचेबिलिटी है, उसका समापन, ये भी बात की गई है आर्टिकल 17 में। तो जब आप एग्जाम के लिए तैयार करें ना, तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है, 15 में क्या कहा गया है, 16 में क्या कहा गया है, 17 में क्या कहा गया है, और 18 में क्या कहा गया है, कि अबोलिशन ऑफ ऑल टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, की आपको जो आपकी स्कूल कॉलेज से डिग्री मिल रही है और मिलिट्री में जब आप काम करते हैं वहां से जो आपको मेडल मिलते हैं, वहां से जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, सिर्फ यही सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ठीक है। और इसको छोड़कर और किसी तरह का जो सर्टिफिकेट है वो माना नहीं जाएगा। तो आप भी देखेंगे कि आपके जो सर्टिफिकेट है मिलते तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके जो स्कूल का जो सर्टिफिकेट है, 10th का है, 12th का है, ग्रेजुएशन का है, ठीक है, इन सर्टिफिकेट को ही वैलिड माना जाता है। तो यहाँ पर इन चीजों की भी बात की गई है। तो ये तो था राइट टू इक्वेलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ इक्वेलिटी। आर्टिकल इसमें क्या कहा गया है? 14 से लेकर 18 तक। ठीक है। फिर हम जब फ्रीडम की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो उसका जो प्रावधान है, आर्टिकल अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक जो है उस स्वतंत्रता की, फ्रीडम की, या आप इसको लिबर्टी की भी कह सकते हैं, लिबर्टी की बात की गई है। तो इट इंक्लूड्स फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, रिलीजन एंड वर्शिप, की इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता शामिल है। आप अपने विचार प्रकट कर सकते हो, आप किसी भी देवी देवता, किसी भी धर्म पर आप विश्वास कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, उपासना कर सकते हो, आपको इसकी पूरी स्वतंत्रता है। तो इसमें इसके इसका अर्थ क्या है? कि आपको अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए पूरा अवसर मिल रहा है, पूरी आज़ादी मिल रही है, बशर्ते वो आज़ादी जो हमारे संविधान है, जो कानून है, उसके अंदर मुझके मतलब उसके अंडर में हो। ऐसा नहीं कि आप अपनी मनमानी कुछ भी कर लो, जो भी नियम है उसका पालन करते हुए आपको पूरी स्वतंत्रता है खुद का विकास करने की, खुद को आगे बढ़ाने की। तो सबसे पहले अगर हम अनुच्छेद 19 की बात करें, तो इसमें क्या कहा गया है? आपको भाषण करने की स्वतंत्रता है, आप को अभिव्यक्ति, आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपनी बातों को दूसरों को बता सकते हैं। ठीक है। इसकी पूरी आपकी आपको स्वतंत्रता है। तो इसमें भी तो हम देखते हैं जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उनको भी पूरी आज़ादी है कि भाई अपनी आप बात को रख सकते हो। आपको सभा करने की पूरी आज़ादी है, संघ बनाने की आज़ादी है, आंदोलन करने की पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है। आप देश के किसी हिस्से में जाकर आप रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, और आप देश के किसी भी हिस्से में जाकर अपना काम धंधा जो है, आप अपनी नौकरी जो है, आप अपना व्यवसाय जो है स्थापित कर सकते हैं। इसकी पूरी स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 19। उसके बाद जब हम आर्टिकल 20 की बात करते हैं ना, प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, की अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इस आर्टिकल में देखिए कुछ पॉइंट है जिस पर बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति जब तक तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कानून उसको सजा नहीं देता, कानून ये साबित नहीं कर देता कि वो दोषी है। तो मतलब जब तक कानून की नजर में कोई व्यक्ति दोषी साबित ना होना, तब तक उसको कोई दोषी नहीं मान सकता। इसके अलावा इसमें क्या कहा गया है कि जो भी दोषी साबित हो जाता है, तो उसको हर दोष के लिए एक निश्चित सीमा होती है।
आप सबको पता है कि आप मूवी में भी देखते हैं कि किसी अपराध के लिए किसी को 7 साल की सजा मिलती है, किसी को 10 साल की सजा मिलती है, किसी को 1 साल की सजा मिलती है। तो हर अपराध के लिए सजा की सीमा तय है और उस तय सीमा से ज्यादा किसी को सजा नहीं दी जा सकती, ये भी इसमें बात की गई है। और तीसरी इसमें चीज बात की गई है कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। और जो पुलिस है, जो राज्य है, किसी भी अपराधी कोई भी अपराधी है, कोई भी व्यक्ति है, तो जबरदस्ती मतलब बयान देने के लिए उसको उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अक्सर सुनने में आता है कि पुलिस ने था कि जबरदस्ती जो भी गवाह था उससे कहा कि नहीं तुम अपना बयान दो, झूठा ही बयान दो। तो नहीं, इसमें ऐसी चीज नहीं कि आप जो भी गवाह है, जो भी दोषी है, आप उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते बयान देने की। तो ये चीज इसमें कही गई है। फिर आर्टिकल 21 की बात करें तो इसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। आपको जीवन जीने का पूरा अधिकार है, आपको खाने का अधिकार है, पानी का अधिकार है, आपको आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। और 21A की हम बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, आपको फर्स्ट क्लास से लेकर 8 क्लास तक बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी जो एजुकेशन का राइट इसमें दिया गया है। और आर्टिकल अगर हम 22 की बात करें तो आर्टिकल 22 में क्या कहा गया है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस की, इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने से पहले उसको बताया जाना चाहिए कि उसको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। बिना बताए आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। सेकंड चीज क्या है कि अगर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, जेल में बंद किया जाता है, तो 24 घंटे के अंदर ही उसको जो मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसके सामने आपको उसको प्रस्तुत करना है 24 घंटे के अंदर। और मजिस्ट्रेट उसको जो भी सजा देता है तो उस सजा से ज्यादा उसको जेल में बंद नहीं किया जा सकता। तो ये सारी बातें जो हैं वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन में कहा गया कि भाई किसी को भी अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को बताना पड़ेगा कि उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर देशद्रोह का केस है, इस तरह के केस में ये नहीं होता। लेकिन उसको छोड़कर अगर आप किसी को भी अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो पुलिस को बताना होगा कि उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा अगर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो व्यक्ति को उसके जो लॉयर है, वकील है, उससे मिलने से नहीं रोका जा सकता। उसके बाद हम अगर जस्टिस की बात करें कि हमारे संविधान में जस्टिस को लेकर क्या प्रावधान है, तो जब हम जस्टिस की बात करते हैं ना, न्याय की बात करते हैं, तो मतलब क्या है, भेदभाव की समाप्ति। और हमें भी पता है कि हमारा जो न्यायपालिका है, न्याय करने का काम किसका है, अदालतों का है। ठीक है। तो उद्देशिका भारत के नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त कराने के उद्देश्य की घोषणा करती है। और हमें जो भी अपने फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, चाहे हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें, चाहे हम समानता के अधिकार की बात करें, हम शिक्षा के अधिकार की बात करें, हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें, हम शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार की बात करें, तो जो भी अधिकार हमें मिले हैं तो इन अधिकारों की रक्षा करने का काम किसका होता है, हमारे संविधान का होता है। ठीक है, कानून का होता है। और अगर ऐसा पाया जाता है कि आप जो व्यक्ति को जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों का हनन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति, पुलिस, कोई संस्था अगर व्यक्ति के इन अधिकारों का हनन करती है, तो इसमें आर्टिकल 32 के तहत आप जाकर आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, आप कोर्ट में अपनी अर्जी डाल सकते हैं। तो इस आर्टिकल के तहत कोर्ट क्या करता है, आपको जस्टिस देता है, आपको न्याय देता है, आपके अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये भारत के नागरिकों को इन अधिकारों के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 32। आपको लगता है कि आपके किसी अधिकार का हनन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 46 की, तो आर्टिकल 46 अनुच्छेद 26 में, सॉरी 46 में, 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रावधान है। यह उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। तो जब हम जस्टिस की बात करते हैं यहाँ पे बेसिकली हम 2 आर्टिकल देख रहे हैं, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 46।
फिर हम फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं। तो इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी क्या कहा है कि बंधुत्व का अर्थ सभी भारतीयों के बीच समान भाईचारे की भावना और सभी का एक होना है। यह वो सिद्धांत है जो लोगों को प्रेम, भाईचारा और सम्मान द्वारा एकीकृत करता है, एकजुट करता है। और बंधुता शब्द राष्ट्र के सभी नागरिकों के बीच भावनात्मक संबंधों को और मजबूत करने का आदर्श प्रस्तुत करता है, जैसा कि परिवार के सभी सदस्यों के बीच होता है। और भावनात्मक एकता के अभाव में ना तो व्यक्ति के सम्मान की रक्षा की जा सकती है और ना ही राष्ट्र की एकता और अखंडता को संरक्षित किया जा सकता है। तो ये चीज जब हम बंधुत्व की बात करते हैं ना, तो मतलब है कि देश के सभी नागरिकों का एकजुट होना। और इसके लिए अगर हम अपने संविधान में आर्टिकल की बात करें तो देखिए, आर्टिकल 38, आर्टिकल 38, अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है कि राज्य नागरिकों के बीच बंधुत्व को बढ़ावा देने वाली सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 38 में बात की गई है कि राज्य का काम क्या है, नागरिकों के बीच बंधुत्व को बढ़ावा देने वाली सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। इसके अलावा अगर आर्टिकल 51A की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये क्या है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो हमारे मूलभूत कर्तव्य हैं। तो उसमें भी क्या कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे। तो आर्टिकल 38 और आर्टिकल 51A, तो यहाँ पर ये बात की गई है, बंधुत्व की बात की गई है, फ्रेटर्निटी की बात की गई है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे संविधान में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो स्वतंत्रता की बात करते हैं, जो समानता की बात करते हैं, जो न्याय की बात करते हैं, जो भाईचारे की बात करते हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।